सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का अध्याय सामाजिक आंदोलन जो थे धर्म सुधार आंदोलन उसको काफी दिनों बाद 12th पर काम स्टार्ट किया है। हालांकि 5 अध्याय हो चुके हैं, 6 और 7 ही बचे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवाया जाए। तो इसके बाद जितना भी काम होगा अपने उसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे 12th का। तो आज देखते हैं जितने भी सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन आपको मैं आपकी पासबुक में चाहे अन्य महत्वपूर्ण है चाहे पाठ्य पुस्तक के, वो सब मैं आपको याद करवाऊंगा। बढ़िया बात आपके लिए ये है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सब के पेज मैंने तैयार कर रखे हैं, आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो आप क्या करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना। पहला हमारा पाठ जहां से स्टार्ट होता है वहीं से एक क्वेश्चन बनता है लघुतरात्मक कि सामाजिक आंदोलन के उदय के क्या कारण रहे। तो पहला जो सामाजिक आंदोलन के उदय के कारण 5 पॉइंट हमने वैसे ही ध्यान में रखने हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, एशियाटिक सोसाइटी का योगदान, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका और मध्यम वर्ग का उदय। अब इनकी थोड़ी थोड़ी आपने ज्यादा डीप नहीं, एक पॉइंट के साथ 2 लाइन की व्याख्या आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो सामाजिक आंदोलन के उदय का कारण कैसे रहता है। तो पॉइंट लगा के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उसमें लिखोगे। ये 1813 में क्यों लिखा मैंने, इसमें आपने यही लिखना है कि 1813 के एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिल गई, जो कि सामाजिक आंदोलन के उदय का एक कारण रहा। भारतीयों ने सोचा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा। भारतीय जो समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक, उन्होंने सोचा हमारे ये सभ्यता संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी का योगदान। देखो ये बंगाल में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। वैसे आपको बता देता हूं 1784 में, आपको इसको सन को कोई याद नहीं रखना। तो बंगाल में ये स्थापित की थी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, यूरोपियनों द्वारा स्थापित की गई थी। विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर, इनका काफी योगदान था। तो विलियम जॉन्स और मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उनको पढ़ के भारतीयों को यह कहा कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति, ये ऐसे ही लिखना है आपने कि इन्होंने बताया कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। तो एशियाटिक सोसाइटी का योगदान भी सामाजिक आंदोलन के उदय का कारण रहता है। सामाजिक आंदोलन क्यों हुए हमें ये देखना है। 3 नंबर पॉइंट, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। देखो जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है तो धर्म के बहाने कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से भी हम रूबरू हो रहे हैं, और भारतीयों ने पश्चिमी सभ्यता यानी कि उनके पहनावे को अपना लिया, ठीक है, उनको देखा देखी वैसे ही उनकी संस्कृति को अपना लिया। तो ये चीज भारतीय धर्म सुधारकों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा अगर ऐसा रहा, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार होता रहा, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो 3 नंबर पॉइंट भी सामाजिक आंदोलन के उदय का कारण रहता है। फिर पॉइंट है समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में 2 कारण तो यही हो गए कि समाज सुधार आंदोलन, और एक कारण होगा प्रेस की भूमिका। गला खराब है भाई। तो 4 नंबर पॉइंट है समाचार पत्र। आपको पता है किसी भी तरह की जागृति लाने में समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये जो प्रेस होता है, मीडिया होता है, इसकी बहुत भूमिका होती है। आज भी आप देख रहे हैं मीडिया ने जैसा दिखाया जनता उस तरफ हो पड़ती है। तो समाचार पत्रों में अंग्रेजों के जो दुर्व्यवहार थे, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसको छापने लगे, वो दुर्व्यवहार छपने लगे अखबारों में। तो भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्रीय विकास की, कि हमारा अंग्रेज हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, तो एक सामाजिक आंदोलन के उदय के कारण में ये भी रहता है। फिर है मध्यम वर्ग का उदय। देखिए भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो वर्ग था उसको मध्यम वर्ग, तो वो अंग्रेजी शिक्षा जो मान लो बंगाल फॉरेन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए या फॉरेन से पढ़ के आए, तो वो भारत के अंधविश्वास और आडंबरों को नहीं मानते।
तो समाज आंदोलन जो थे, सुधार आंदोलन, ये भी तो आडंबरों के खिलाफ ही थे। तो इन्होंने कहा आडंबर ये जो है सब बेकार है। इन्होंने बताया कि फॉरेन में ऐसा ऐसा होता है, तो भारतीय लोग थोड़ा सा विकसित होने लगे। ये भी समाज आंदोलन, ये सुधार आंदोलन थे, उसके उदय के कारणों में से एक है। तो 5 पॉइंट है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, एशियाटिक सोसाइटी का योगदान, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय। देखिए 12वीं वाले ये कदापि ना सोचें कि मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। मैंने 5 लेसन करवाए हैं, 2 कंप्लीट करवाऊंगा, टेस्ट भी रखूंगा निरंतर। आपको शायद किसी को नहीं पता होगा, रीट जो 3rd ग्रेड भर्ती है, इस पर अपनी बुक आने वाली थी, जो कि 17 फरवरी को मेरे जन्मदिन पर वो बुक मार्केट में आ गई है। काफी ज्यादा स्नेह मिल रहा है बहुत सारे लोगों का, अच्छी बिक रही है वो पुस्तक। तो उस सिलसिले में थोड़ा बिजी था मैं। अब 12वीं की क्लासें जो है, चाहे 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के लगेंगी जरूर, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर हमने आज क्लियर कर लेना है। तो ये हो गया आंदोलन के उदय का कारण, ये पॉइंट क्लियर। फिर हम पढ़ते हैं, इस बड़े प्रश्न में से लघुतरात्मक भी काफी निकल जाएंगे, अति लघुतरात्मक भी काफी निकल जाएंगे, और वस्तुनिष्ठ भी काफी निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हमें 3 ही तो प्रश्न पढ़ने हैं अच्छे से। और फिर छोटे छोटे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन और यंग बंग जो आंदोलन था, यंग बंगाल वाला, ऐसे करके 3-4 बातें, वो 4 बातें वो अलग पढ़नी है, और 3 ये बड़े आंदोलन। तो आपका सारा क्लियर हो जाता है। और इसमें से आपको कम से कम 7 नंबर का काम मिलेगा पेपर में। आज की जो क्लास है इसमें से पक्का है। राजा राम मोहन राय के सामाजिक, धार्मिक, जो शैक्षिक सुधार के कार्य किए गए उसके बारे में हमें जानना है। देखिए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन तीनों को ऐसे ही पढ़ना, क्योंकि पहले राजा राम मोहन राय आएंगे, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। तो तीनों में एक तो मूल पॉइंट हो ही जाएगा, प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, 1774 में राधानगर बंगाल में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है और सारा इसलिए लिख दिया ताकि क्लास बड़ी ना हो। तो 1774 में, पशु भी बुला रहे हैं, 1774 में बंगाल के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। वो अनेक भाषाएं जानते थे, संस्कृत, हिब्रू, जर्मन, फारसी, ये सब भाषाओं का उन्हें नॉलेज था। प्रारंभ में उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की, बाद में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1815 में राजा राम मोहन राय, सब कुछ लिखा हुआ है, जितने लोग लाइव में आए हैं तो ये ध्यान रहे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से देखें, इधर उधर कमेंट करके कुछ नहीं, बस वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको क्लास में सब याद हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप हमें करवाओ। तो राजा राम के सामाजिक धार्मिक कार्य पूछे जाएं। अब बड़ा प्रश्न आ सकता है 5 नंबर का, नहीं तो केवल सामाजिक कार्य पूछे जा सकते हैं, केवल धार्मिक पूछे जा सकते हैं, केवल राजनीतिक पूछे जा सकते हैं, और ये सारे छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। 1815 में बुक में 14 दिया हुआ है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया। तो 15 में आत्मीय सभा की उन्होंने स्थापना की। 15 के बाद आपको पता है 25 में वो वेदांत सभा की स्थापना भी करते हैं। और उसके बाद है 1828 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कहां होती है? कलकत्ता में। बै में बै है तो बै की बंबई में नहीं हुई, आर्य की बंबई में हुई है, ए की बी में, बी की सी में। 1828 में ये छोटा प्रश्न, पहले इसका नाम ब्रह्म समाज सभा और 1 साल बाद इसको ब्रह्म समाज कर दिया गया। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत, आंदोलनों का जनक कहा जाता है। इन्होंने पुस्तकें लिखी। अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय की पुस्तकें कोई 2, तो 3 आपके सामने लिखी हुई हैं। एकेश्वरवादियों को उपहार, तोहफत उल मुहिदीन, जो कि फारसी भाषा में प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, तो ये 3 इनकी किताबें थी। ये आपको ध्यान रखना है। 2 बहुत फेमस है, एकेश्वरवादियों को उपहार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये तो हैं उनकी 3 पुस्तकें।
ये है पत्रिकाएं, ध्यान रखना वो पुस्तकें हैं, ये पत्रिकाएं। तो पत्रिकाओं में कितना भी टफ क्वेश्चन कर दे, अगर वो कह दे फारसी की पत्रिका कौन सी है, तो मिरातुल अखबार जो है वो किसमें है, फारसी में। मिराज तो सारे याद रखते हैं, बहुत सारे बॉयज को याद है मिराज, तो मिराज से मिरात, तो मिरातुल अखबार जो है उनकी फारसी में पत्रिका है। बंगदूत उनकी हिंदी में पत्रिका है। संवाद कौमुदी उनकी किसमें है, बांग्ला भाषा की पत्रिका है। 3 पत्रिकाएं जो उन्होंने लिखी। अब हम उनके प्रारंभिक जीवन के बाद बात करते हैं समाज सुधार, उनके सामाजिक सुधार कैसे। तो समान्य बातें सभी के एक जैसे ही हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, सभी में यह कॉमन है कि वो कुरीतियों का विरोध करते हैं। दयानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया, स्वामी विवेकानंद ने कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उन्होंने कहा, आपको लगता है कि धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वो कुरीतियों का, आडंबरों का विरोध करते हैं। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा और जो विधवा होने के बाद बहु विवाह नहीं करने देते थे, उन सब का वो विरोध करते हैं। ऐसा ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया है। उनके प्रयासों से 1829 में नियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा, जो कि सती करते थे स्त्री को, सती प्रथा विरोधी अधिनियम पारित किया गया कि सती नहीं करना। राजा राम, पूछा जाए सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ, 1829, धारा कौन सी, 17। अच्छा, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किस गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो बेंटिंग ने बेटी बचाई, सती होती थी बेटी, तो बेंटिंग ने बेटी बचाई। उधर डलहौजी में याद रख लेना, विधवा विवाह पर रोक, विधवा विवाह को अनुमति देने वाला कौन था, डलहौजी, तो डलहौजी ने डोली उठाई। राजा राम मोहन राय ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों की पैतृक संपत्ति के अधिकार की बात कही, विधवा पुनर्विवाह की बात की, और बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने बालिका विद्यालय भी खोले। दूसरी बात करते हैं हम इनके धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्मा की, हमने पढ़ा एकेश्वरवादियों को उपहार, तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो एक ब्रह्मा अर्थात एकेश्वरवाद की बात करते हैं कि ईश्वर एक है। तो इस चीज को उन्होंने वेद, उपनिषद, इन सब से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा एक ही ईश्वर है, अलग अलग नाम है उनके। आडंबरों का विरोध करते हैं वो। राजा राम मोहन राय ने कहा कि जितनी भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, अगर वो तर्क पर आधारित नहीं है, अगर वो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते नहीं, तो उनको हमें नहीं मानना चाहिए। हिंदू धर्म के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म में जितने भी अंधविश्वास थे उसकी भी आलोचना की। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवता, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन सब का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध दयानंद सरस्वती भी करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी भी करते हैं। राजा राम मोहन राय के राजनैतिक विचार, राजनैतिक विषयों पर जन आंदोलन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये है राजा राम मोहन राय। तो इसमें आप लिखोगे कि राजनीतिक विषयों पर जितने जन आंदोलन हुए उसका श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय ने जूरी को न्याय करने की बात कही और समानता, न्याय जो हो समानता पर आधारित होना चाहिए, यूरोपीय भारतीयों को एक समान न्याय मिले। फिर उन्होंने बड़ा काम किया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जो कि आज भी है। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करती है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कही। और राजनीतिक विचार में ही एक पॉइंट और है कि अकबर द्वितीय की पेंशन जब बंद कर दी गई थी, तो उनकी पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। तो ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारतीय विषय पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा की थी, समुद्र पार करके गए थे। और वहीं पर ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर इनका ब्रिस्टल इंग्लैंड में समाधि स्थल बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में 4 नंबर पॉइंट उनका योगदान। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे।
राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में जरूर किया है, पर आपने चूंकि पढ़ रखा है इसलिए राजा राम मोहन राय के बारे में इतनी बातें बनती हैं। फिर हमने ये देखना है अलग बातें क्या बनेंगी। ब्रह्म समाज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ब्रह्म समाज का भी यही योगदान है। इतना ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की 1867 में प्रथम विभाजन हो गया और एक जो शाखा थी उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज और दूसरी शाखा का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था, वो वीडियो जरूर देख लेना आप। आदि ब्रह्म समाज किसने चलाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और भारतीय ब्रह्म समाज किसने चलाया? केशव चंद्र सेन ने। देवेंद्रनाथ टैगोर वो शख्स थे जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आगे चलकर 1878 में केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज का भी विभाजन होकर उसमें से साधारण ब्रह्म समाज अलग निकल जाता है। तो ये सब हमने पूर्व में पढ़ लिया था, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाया गया है, इसमें बड़े प्रश्न जितने हैं उनको करवाया गया है। तो आप अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अभी हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। तो बस एक लेक्चर में 40 मिनट के लेक्चर में अपने तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। 40 मिनट तो लगेंगे नहीं, उम्मीद है 35 में, चलो 40 लगेंगे भी, तो छोटी मोटी बातें और इधर उधर की हैं उस पर बात कर लेंगे। ज्यादा बात न करते हुए अब हमने देखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो विचार हैं वो कैसे कैसे। तो सभी में पहले प्रारंभिक जीवन पढ़ना है। तो इनका देखो, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद दोनों ही बंगाल कलकत्ता में जन्म होता है इनका। हाँ, इनका जन्म जो होता है वो 1824 में टंकारा गुजरात में होता है। इधर खेतड़ी को याद रखना है, स्वामी विवेकानंद में खेतड़ी के महाराजा के कहने पर उधर गए थे शिकागो में। तो 1824 में टंकारा गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने नोट किया हुआ है, नोट्स बने हुए हैं, आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, क्लास को देखें इत्मीनान से। इनके बचपन का नाम मूल शंकर, इनके पिता का नाम अंबा शंकर और इनके गुरु का नाम विरजानंद था। अब देखो, इनके पिता का नाम विश्वनाथ और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। तो इधर ध्यान रखना है हमें। और इनके बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त, उनका मूल शंकर। दोनों को चाहे तुलनात्मक पढ़ लेना अगर कंफ्यूजन होती हो। बहरहाल हम इसको एक को देखते हैं। प्रारंभिक जीवन में बचपन का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम हो गया। उसके बाद मैं बात करूं तो 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर टफ करता है तो वो पूछ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किस भाषा में इसकी रचना हुई है। तो हिंदी भाषा में इसकी रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 74 के बाद अगले ही वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कहां पर? बंबई में। तो ये छोटी बातें, जो छोटे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्रात्मक, उनमें काम की बातें हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, आर्य समाज की स्थापना कब व किसने की? 1875 बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद हम बात करें तो लगभग आप कुछ बच्चों को याद भी होगा, तो इसको देख के आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करना आ जाएगा। 1883 में अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु होती है। यहां मैंने लिखा केशव हिंदी। तो ब्रह्म समाज में जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे पहले विभाजन के बाद, केशव चंद्र सेन, तो उनके परामर्श से दयानंद सरस्वती ने अपने जो विचार थे वो संस्कृत की जगह हिंदी में देने शुरू किए। पहले वो संस्कृत में अपने विचार प्रकट करते थे, अब उन्होंने किस में दिए? हिंदी में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पढ़ेंगे तब बात आएगी कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा
बनाने का काफी प्रयास किया कि राष्ट्रभाषा इसे माना जाना चाहिए। प्रारंभिक जीवन हो गया उनके बारे में, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, क्या क्या उन्होंने रचनाएं की, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में। समाज सुधार में सामाजिक समानता की बात करते हैं तीनों ही, राजा राम मोहन राय भी, स्वामी विवेकानंद भी, दयानंद सरस्वती। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है पॉइंट समाज सुधार में, पॉइंट नंबर 1, इन्होंने सामाजिक समानता की बात की तथा छुआछूत व जाति प्रथा का विरोध किया। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित की जगह कर्म आधारित माना, कि किसी का वर्ण यानी कि जाति, जिस घर में जो पैदा हुआ उसी जात का, जाट के घर में जाट, मेघवाल के घर में मेघवाल। तो इसी तरह उन्होंने कहा यह नहीं होना चाहिए, जिसका जैसा काम वैसा उसका वर्ण या जाति होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट 3 नंबर बात करें तो समाज सुधार में, तो उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह होना चाहिए, जो होने नहीं देते थे, बहु विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब का वो विरोध करते हैं। इन सब का विरोध तीनों ने किया। तो समाज सुधार में लगभग एक जैसे काम है। राजा राम मोहन राय का विशेष काम रहता है समाज सुधार में सती प्रथा कानून बनवाना, कि सती प्रथा को रोका जाना चाहिए। अगला पॉइंट, इन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह पर बल दिया, तीनों ने ही दिया। तो ये सभी में कॉमन पॉइंट है। फिर बात आती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर यह कहा कि शूद्रों व स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने व यज्ञोपवीत का अधिकार है, उनको रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पुराणिक समय में क्या था, प्राचीन काल में स्त्री और शूद्र को बराबर समझा जाता था और उनको वेदों के अध्ययन करने नहीं दिया जाता था। धार्मिक विचार, उन्होंने हिंदू धर्म में आई त्रुटियों में काफी सुधार किए। फिर बात आती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईसाई व इस्लाम की जितनी कुरीतियां थी उनका भी विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने भी ईसाई धर्म की कुरीतियों का विरोध किया। तो इन्होंने ईसाई और इस्लाम दोनों का विरोध किया, इसमें जो कुरीतियां थी। फिर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने अगला 3 नंबर पॉइंट धार्मिक सुधार में वेदों की और लौटो का नारा दिया। तो सीधा ही आता है कि वेदों की और लौटो नारा किसने दिया। फिर आता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। तो धार्मिक सुधार में अगला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट तो आ गया, हिंदू धर्म में आई त्रुटियों में सुधार किया। 2 नंबर पॉइंट, ईसाई व इस्लाम धर्म की कुरीतियों का विरोध किया। 3 नंबर पॉइंट, इन्होंने वेदों की और लौटो का नारा दिया। 4 नंबर पॉइंट, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया हिंदुओं को शुद्ध करने के लिए। फिर इन्होंने 5 नंबर पॉइंट, इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन यानी कि विरोध किया। तो धार्मिक विचार में 5 पॉइंट आ गए ना। तो छोटा प्रश्न हो सकता है, लघुतरात्मक प्रश्न ऐसा बना दे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार लिखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक। तो सभी अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक ही पूछा जा सकता है, तो सब बना दिए। तो इसी में से छोटे छोटे प्रश्न, जैसे ये पूछ लिया, मृत्यु कहाँ हुई, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, आर्य समाज, ये छोटे प्रश्न भी आ गए। फिर पॉइंट आता है उनके राजनीतिक विचार। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती। केवल स्वराज्य ही नहीं, इन्होंने कहा कि हमें स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वदेशी को अपनाना चाहिए। 4 स्व की बात करते हैं ये। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान, ये मैंने डीएवी लिख दिया शॉर्ट में। तो दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल थे, स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की आर्य समाज ने स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद। और 1902 में आर्य समाजी जो लोग थे उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की हिंदू दर्शन की विद्या के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कहाँ हुई, हरिद्वार में। कब हुई, 1902 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का काफी प्रयास किया। तो हमने ये पढ़ लिया। सभी में बड़ा प्रश्न आता है तो 4 मुख्य पॉइंट बनते हैं। प्रारंभिक जीवन, समाज सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार। एक लिख देना आप शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। ये हो गया।
अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। प्रारंभिक जीवन में बात करें, स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। स्वामी दयानंद के पिता का नाम क्या था? अंबा शंकर। और विवेकानंद के पिता का नाम क्या है? विश्वासनाथ दत्त। और इनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। और इधर दयानंद के गुरु थे विरजानंद। विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण, मैंने शॉर्ट लिखा है रामकृष्ण परमहंस। 1886 में सन्यासी तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1886 में सन्यासी हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के दरबार में उनके कुटिया में चले जाते हैं ज्ञान प्राप्त के लिए। जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, एक मेरे को वाकया याद आ गया। तो जब ये जाते हैं, विवेकानंद बाहर खड़े हैं, आवाज देते हैं, जैसे दरवाजा खटखटाते हैं या जो भी, तो अंदर से परमहंस आवाज देते हैं कि कौन है। तो स्वामी विवेकानंद का बहुत ही शानदार उत्तर था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये जानता कि मैं कौन हूं तो मैं आपके पास नहीं आता, मुझे यही जानना है कि मैं कौन हूं। शिकागो सम्मेलन, सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में एक वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद जाते हैं। जब वहां पर जाके ये भाषण देते हैं बहनों और भाइयों, तो बहुत लोग इनका सम्मान करते हैं। बहुत ही शानदार इनका भाषण रहा। तो वहां के न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार में एक टिप्पणी की गई। उस अखबार ने लिखा कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जितने भी व्यक्ति आए उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने आगे ये भी लिखा कि जिस देश में ऐसे महापुरुष रहते हैं वहां पर ईसाई धर्म प्रचारक भेजना कोई बहुत ही गलत बात है, कोई औचित्य की बात नहीं है, क्योंकि यहां तो खुद इतने बड़े बड़े प्रचारक बैठे हैं। फिर आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 5 मई 1897 को वेलूर में महाराष्ट्र में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। फिर बात आती है इनके सामाजिक विचार। वही तीनों में सेम, इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा, इन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया, 2 नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए, तीनों ने किए। चौथा नंबर पॉइंट, ये इसमें अलग है, ये भारत की निर्धनता व ज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे, इसके लिए काफी चिंतित थे। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे हैं तब तक मैं हर उस शख्स को गुनाहगार मानता हूं, अपराधी मानता हूं, जो कि इनके खर्चे पर ही पढ़े लिखे हैं। फिर इन्होंने, इनका जो रामकृष्ण मिशन था उसने समाज सेवा व परोपकार के काफी कार्य किए। महाविद्यालय, विद्यालयों की स्थापना की व चिकित्सालयों की स्थापना की। धार्मिक सुधार, ये तो उनके समाज सुधार हो गए। अब आते हैं इनके धार्मिक सुधार। स्वामी विवेकानंद ने इनकी हिंदू धर्म दर्शन में काफी आस्था थी। विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की जो आत्मा है उसमें ईश्वर का अंश है, तो मनुष्य जो है उसका भी हमें, प्रत्येक मनुष्य की इज्जत करनी चाहिए। मनुष्य की आत्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है। और रामकृष्ण परमहंस जो इनका रामकृष्ण मिशन जो था इनका, उसका ध्येय वाक्य क्या था? नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी भी आप धर्म स्थान पर जाके दान करते हो, दान दक्षिणा देते हो, आप मानव सेवा करो, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ये छोटा प्रश्न। सामाजिक विचार भी आ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार, धार्मिक विचार आ सकते हैं, रामकृष्ण मिशन के बारे में आ सकता है, ये आ सकता है कि विवेकानंद के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का वर्णन करो। तो स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया था। भारतीयों में
आत्मविश्वास व आत्म सम्मान की भावना का विकास किया। फिर बात आती है, स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता, समानता की बात कही, स्वतंत्र चिंतन की बात कही, और एक बात उन्होंने कही कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे भारत के पिछड़ेपन व गरीबी से काफी दुखी थे। फिर बात आती है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, प्रत्येक कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहली बात उपहास, फिर है विरोध, तीसरा है स्वीकृति। पहले आपका मजाक उड़ाया जाएगा। मान लो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो लोग कहेंगे ओह ओ बन सी कलेक्टर, उपहास मजाक उड़ गया। फिर विरोध करेंगे, भी वो पढ़ ना लिया, किया ना किया करके बदनाम कर दिया, विरोध होगा। और जब आप मान लो बड़ी पोस्ट पे चले गए, तब स्वीकृति देंगे, क्या कहेंगे, मान तो ठाई हो तो बनी सी। तो तीनों बातें, उपहास, विरोध और स्वीकृति। फिर उन्होंने, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि चरित्र का निर्माण कर सके। अब मैं अन्य जो आंदोलन है उनके बारे में सीधा बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकते हैं। अच्छा, बाकी मैंने पेज बनाए हुए हैं, सबको पेज सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आप इतना काम जरूर करना कि 12वीं के बच्चों को और जोड़ो, ठीक है, ताकि जितने भी मैं मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर बनाऊं तो जुड़े रहें। हाँ, बीच में 5-7 दिन जरूर मेरे को वो अपनी बुक आ रही थी, उसकी वजह से मेरे को अपनी 17 फरवरी को जो बुक आई है, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। तो आप निश्चिंत रहें। और अन्य जो आंदोलन है, वीडियो चल रही है क्या? लाइट ऑफ होगी, चलो बता देता हूं। अन्य जो धार्मिक आंदोलन थे उनमें बात करूं तो मैं केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, पहले जिक्र कर चुके हैं हम। 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, आत्मा रंग पांडुरंग। तो आपने ध्यान रखना है, प्रार्थना आत्मा से होनी चाहिए, तो प्रार्थना की कौन करता है, आत्मा रंग पांडुरंग। महाराष्ट्र में ही सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है ज्योतिबा फुले द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ने ही गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। इनकी पत्नी जो सावित्री बाई थी, उनको पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। बस 35 मिनट से बड़ी तो होगी नहीं, 32-33 मिनट जितने लाइव में आ रहे हैं, ठीक है, स्वागत है। आगे ना आप शेयर करो, 12वीं के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो ताकि सबका फायदा हो सके। फिर हम बात करें, अलग जो सोसाइटी बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावात्स्की और उनके एक साथी द्वारा की जाती है न्यूयॉर्क में। लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1875 में स्थापित हुई, भारत में उसको कौन देखता है, बनारस में इसको देखते हैं एनी बिसेंट जी। बाद में एनी बिसेंट और तिलक ने इस नर में काफी काम किया। फिर मैं बात करूं, यंग बंगाल आंदोलन, ये बंगाल में चलाया था राजा राम मोहन राय के समय ही हेनरी डेरोजियो ने, डेरोजियो ने चलाया था यंग बंगाल आंदोलन। फिर अगर बात करें अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था सैयद मोहम्मद ने। अलीगढ़, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया और 1875 में उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। मुसलमानों में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं सैयद अहमद खान। फिर कोई आंदोलन तो नहीं बचा, ये सब आंदोलन हो गए। और अब बात करते हैं, कुछ कानून बने थे। 1829 में सती प्रथा कानून हमने देख लिया। फिर 1856 में बना था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि किसके प्रयासों से बना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और इसको बनाने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बनाया था, नेटिव मैरिज एक्ट बनाया था ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। तो इस तरह से अलग अलग नियम बने। कुछ और पॉइंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, रहनुमाए मजदियासन सभा जो पारसी धर्म सुधार में बनी थी, वो उसका ध्यान रखना है आपको।
पेरियार ने एक आंदोलन चलाया था, वो थोड़ा सा उसको देख लेना। बाकी इसमें कुछ नहीं बचता, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब वीडियो देखने के बाद सभी अपने साथियों को, दो दो को, चार चार को शेयर करना। अगर वीडियो शेयर करोगे उस पे अच्छे व्यूज आएंगे भाई, उसके बाद ही मैं इसको निरंतर रख पाऊंगा, नहीं तो फिर 12वीं को ऑफ करेंगे और क्या। क्योंकि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं, मुझे लगेगा ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, यानी कि ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि वीडियो उनको मिले, तभी वीडियो बनाई जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप ईमानदारी से इस पर काम करें। पेज जो मैंने भेज दिए बस उनको अच्छे से आप याद कर लें। आगे बात हम उसमें कर लेंगे, ग्रुप में जिसको भी करना हो मुझे पर्सनल मैसेज करके। बस इतना ही था कि बुक जो अपनी आई 17 फरवरी को, उस संदर्भ में थोड़ा बिजी था। आगे टेस्ट भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको, और क्लास भी लगेगी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। धन्यवाद।